करें स्टार्ट। चलो करते हैं स्टार्ट। तो आप सभी का स्वागत है इस नई यूनिट की शुरुआत में। अपने पास नई क्लास है उसमें तो अपन बात करते हैं किसकी, यूनिट नंबर सेकंड की। तो अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स में यूनिट फर्स्ट में अपन ने नॉर्मल पढ़ा है, जो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर से रिलेटेड कंसेप्ट था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्वांटम प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, डेविसन जर्मर, ये सब आपने पढ़ा है। यदि कल किसी ने क्लास अटेंड नहीं की हो तो वो रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हो रखा है अपना स्टडी मटेरियल में, तो वहां पर रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो कल के वीडियो, जो यूनिट फर्स्ट के सारे वीडियो थे अभी तक वहां पे पड़े हैं। अब वहां से ये सारे वीडियो कल वहां से हटा दिए जाएंगे, तो जिसने भी कल जी कवर कर नहीं किया है तो वो वहां से कवर कर ले आज, और कल तक शाम तक आपके पास टाइम रहेगा, उसके बाद वो सारे वीडियो वहां से रिकॉर्डिंग हटा दी जाएगी। अब अपन बात करते हैं किसकी, यूनिट नंबर सेकंड की। किसकी बात करते हैं अपन, यूनिट नंबर सेकंड की। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन के रूप में बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आएगी आपके पास श्रोडिंगर समीकरण। क्या आएगी आपके पास, श्रोडिंगर समीकरण। कि श्रोडिंगर ने क्या क्या बताया, श्रोडिंगर समीकरण क्या बताता है, एक तरंग फलन के बारे में बताता है, और एक इक्वेशन आती है जो किसने दी थी, श्रोडिंगर ने दी थी। वो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की गई थी, कैसे उसको निकाला गया था, कैसे उसकी वेरिफिकेशन माना गया और कैसे उसको सही माना गया, उसका भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट तो अपन बात करेंगे कि इसमें श्रोडिंगर समीकरण की, उसके बाद अपन बात करेंगे इसमें तरंग फलन की और तरंग फलन के गुण की, तरंग फलन तथा इसके गुण या प्रॉपर्टी, तरंग फलन और इसके गुण तथा इसकी प्रॉपर्टी। थर्ड बात करेंगे जब अपने पास श्रोडिंगर समीकरण अच्छे से समझ में आ जाएगी, तरंग फलन आपको समझ में आ जाएगा, तरंग फलन से की सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगी, उसके बाद आपके पास आएगा एक विमीय बॉक्स। क्या आ जाएगा आपके पास, एक विमीय बॉक्स। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो इस यूनिट में। एक विमीय बॉक्स आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास विभव रोधिका। क्या आ जाएगी, विभव रोधिका। विभव सीडी भी बोल सकते हो, एक विभव सीडी भी आएगी और एक विभव रोधिका या आयताकार विभव रोधिका भी आएगी, आयताकार विभव रोधिका, आयताकार विभव रोधिका। ठीक है, तो ये सब डेरिवेशन अपने इस यूनिट में आने वाले, जो यूनिट नंबर सेकंड है इसमें ये सारे कंप्लीट डेरिवेशन इसमें आने वाले हैं। जब ये सारे डेरिवेशन आएंगे आपके पास, तब अपने पास यूनिट 5 जो सेकंड है इसमें टोटल यही मटेरियल है आपके पास। बट ये जो डेरिवेशन है, जैसे एक विमीय बॉक्स हो गया, विभव सीडी हो गया, विभव रोधिका हो गया, हो सकता है ये डेरिवेशन आपके 2 या 3 क्लास में खत्म हो, एक क्लास में कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये डेरिवेशन अपन इसको 2 या 3 क्लास में खत्म करेंगे, इस तरीके से अपन इस यूनिट को एंड करेंगे। क्लियर। तो अपन बात करते हैं आज फर्स्ट टॉपिक की। फर्स्ट टॉपिक है अपना श्रोडिंगर समीकरण, और श्रोडिंगर समीकरण क्या होता है इसको अपन को देखना है। तो यदि मैं बात करता हूँ सबसे पहले एक एनर्जी की और एक संवेग की, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक एनर्जी की और एक संवेग की, तो उसको मैं किस टर्म में लिख सकता हूँ उसकी बात करते हैं। यदि कोई सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यदि कोई 3D स्टेट की बात करते हैं या सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सॉलिड स्टेट, या फिर मैं कह सकता हूँ कि क्वांटम की बात करते हैं। उस क्वांटम में कुछ नई टर्म आती है, जैसे आप E इज इक्वल टू क्या लिखते हो, mc स्क्वायर लिखते हो। क्या लिखते हो आप, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर लिखते हो। वैसे ही आप संवेग P इज इक्वल टू क्या लिखते हो, mv लिखते हो। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में आप पढ़ के आए हो कि E इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, mc स्क्वायर लिखा जाता है, और जो अपना संवेग होता है P इज इक्वल टू mv लिखा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे अपने पास एक नई टर्म आ रही है कि जो 3D सॉलिड या क्वांटम मैकेनिक्स में जब अपन बात कर लेंगे, तो जो E होगा उसको अपन क्या लिखेंगे, H कट ओमेगा। क्या लिखेंगे, H कट ओमेगा। और जो P होगा उसको अपन लिखेंगे H कट के। क्या लिखेंगे, H कट के। तो ये दोनों टर्म कहाँ से आई, पहले तो अपन को ये देखना है कि इसको प्रूफ करना है कि जो एनर्जी थी वो H कट ओमेगा में कैसे कन्वर्ट हुई, और जो अपने पास P था वो H कट के में कैसे कन्वर्ट हुआ। क्लियर। तो सबसे फर्स्ट में तो अपन देखने वाले हैं कि ये कैसे दोनों वैल्यू कैसे आती है इसमें, इसकी डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट तो श्रोडिंगर समीकरण में अपन ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स में लिखते हैं, यहाँ पे जो यूज लेंगे E इज इक्वल टू H कट ओमेगा, और यहाँ पे यूज लेंगे P इज इक्वल टू H कट के। तो पहले तो अपन इसको प्रूफ करते हैं, फिर अपन श्रोडिंगर समीकरण पे आते हैं। तो पहले तो अपन ये प्रूफ कर लेते हैं। तो एक श्रोडिंगर समीकरण में क्या होता है आपके पास, बताइए श्रोडिंगर समीकरण में क्या होता है। जो श्रोडिंगर नाम का वैज्ञानिक था, श्रोडिंगर नाम का वैज्ञानिक था, उसने श्रोडिंगर समीकरण दी थी। उसने क्या बताया था, एक तरंग फलन की व्याख्या की थी, या तरंग फलन से किसकी व्याख्या की थी, श्रोडिंगर ने बताया कि कोई भी तरंग फलन होता है, वो तरंग फलन किसकी व्याख्या करता है, कण की गति की व्याख्या करता है। क्या करता है, कण की गति या कण की कंक्रीट प्रॉपर्टी की शो करता है, वो क्या करता है, अपना तरंग फलन करता है। तो इसी को काम में लेते हुए उन्होंने क्या दिया, एक समीकरण दी। उस समीकरण के बहुत सारे रूप भी दिए, जिसमें एनर्जी का रूप था, संवेग का रूप था,
फिर उस समीकरण ने क्या किया, समीकरण दिया क्यों वो भी अपन को जानना जरूरी है। तो कोई भी तरंग फलन था, तरंग फलन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कण की व्याख्या कर सकते हैं। और तरंग फलन होता है क्या, आपका साई आर टी होता है। क्या होता है आपके पास, साई आर टी होता है, जहां पर आर स्थिति को व्यक्त करता है और टी क्या व्यक्त करता है, समय को व्यक्त करता है, टाइम को शो करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि तरंग फलन से कण की गति की व्याख्या कर सकते हैं, कण की कोई भी प्रॉपर्टी आप शो कर सकते हो। यदि आपको तरंग फलन साई पता है, जैसे आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी का पोजीशन वेक्टर पता होता है, पोजीशन वेक्टर पता होता है तो आप सारी टर्म निकाल सकते हो, संवेग निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो। इसी तरीके से यदि आपके पास किसी भी कण का साई पता है, यानी किसी भी कण का तरंग फलन आपको पता है, तो आप उससे सारी प्रॉपर्टी निकाल सकते हो, मोमेंटम निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो, जितनी भी टर्म होती है, जितने भी ऑपरेटर होते हैं, सारे फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये साई आर टी है वो क्या बताता है, एक तरह से कंप्लीट रूप से कोई भी पार्टिकल को शो करता है, यानी नेचर ऑफ पार्टिकल को शो करता है, यानी कण की प्रकृति को शो करता है, कण में क्या क्या प्रॉपर्टी होगी सारी टर्म को वो एक्सप्लेन करता है। कौन, तरंग फलन। ये साई आर टी क्या कहलाता है, अपना तरंग फलन कहलाता है। अब श्रोडिंगर ने क्या किया, इसी साई आर टी को काम में लेते हुए कुछ वैल्यू निकाली। इसी साई आर टी को काम में लेते हुए, ये क्या था, कोई तरंग फलन था, इस तरंग फलन को काम में लेते हुए उसने क्या निकाली, कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। उस कांस्टेंट की वैल्यू का नाम ले दिया जिससे मैंने गामा। यदि आपने एक विमीय या ईएम वेव्स पढ़ी है, यदि मैं जानता हूं कि ईएम वेव्स आप सबने पढ़ी होगी, तो ईएम वेव क्या थी आपके पास, यदि मैं कोई भी ईएम वेव की इक्वेशन लिखता हूं तो वो इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बताओ ये पढ़ी है क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सभी ने इक्वेशन पढ़ी होगी। हो सकता है y इज इक्वल टू ये भी हो सकता है a cos के एक्स माइनस का ओमेगा टी, ये भी पढ़ी होगी आपने। और कई बार आपने ये भी पढ़ी होगी कि y इज इक्वल टू a e की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। बताओ पढ़ी है या नहीं पढ़ी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि जो ये ईएम वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a cos के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे y इज इक्वल टू a आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है आपके पास, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। दोनों एक दूसरे से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जब ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तो इसमें परपेंडिकुलर होगा, वो उसका क्या होगा, वेव की डायरेक्शन, यानी जो वेव जिस डायरेक्शन में मूव करेगी वो भी क्या होगी, उसकी परपेंडिकुलर हो गई। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन लिखते हो वो कैसे लिखते हो, ए साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी। और मुझे जल्दी से ये बताओ कि ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है, क्या है आपके पास, ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है। ये मैं यहाँ पे काम में भी लूंगा, और क्यों काम में लूंगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो कण की प्रकृति बताई गई है वो कैसी बताई गई है, ड्यूल नेचर बताई गई है। कण की कणीय भी बताई है और तरंगीय की भी बताई है। तो यहाँ पे मैं कौन सी तरंग के लिए अपने पास क्या काम में लूंगा, ये इक्वेशन काम में लूंगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपके पास जैसे ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बेस पे बताइए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस डायरेक्शन में गति कर रही है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो किस डायरेक्शन में गति कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। अब देखो इसने बताया कि एक्स डायरेक्शन में, बिल्कुल एक्स डायरेक्शन में गति कर रही है। अब ये प्लस एक्स है या माइनस एक्स है, क्योंकि एक्स में भी तो दो होंगे आपके पास, एक ये होता है आपके पास, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। यदि यहाँ पे आपने बता दिया कि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्स में। अब मुझे ये बताओ कि ये प्लस एक्स में होगी या माइनस एक्स में होगी। बिल्कुल एक्स सही है, जिसने भी आंसर दिया एक्स सही है। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि प्लस एक्स में होगी या माइनस एक्स में होगी, किसमें होगी, जल्दी से सभी कमेंट करके बताएं यदि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा भी कंसेप्ट आपको पता है। आप जानते हो कि जब इक्वेशन के बीच में क्या आता है, यहाँ पे माइनस आता है, जब इक्वेशन के बीच में क्या आता है आपका माइनस आता है, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा कैसे रहती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। यदि यहाँ पे प्लस आता है तो इसका मतलब वहां पे कैसी रहती, माइनस में। यानी यहाँ पे बीच में माइनस आता तो क्या रहती, प्लस में, और प्लस आता तो क्या रहती, माइनस में। ये एक दूसरे का ऑपोजिट बताता है। तो आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन ये तीनों फॉर्म अपन ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी श्रोडिंगर ने क्या किया कि जब वेव की ये तीनों इक्वेशन होती है तो श्रोडिंगर ने भी साई को ज्ञात करने के लिए, साई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाई, जिसे नाम क्या दिया गया, श्रोडिंगर समीकरण नाम दिया गया। ठीक है, तो इसकी पहले आप दो लाइन थ्योरी की लिख लीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसकी समीकरण कैसे निकालते हैं। तो लिखिए, टॉपिक लगाइए श्रोडिंगर समीकरण। टॉपिक लगाइए श्रोडिंगर समीकरण, और इसमें लिखिए क्वांटम यांत्रिकी में कण की व्याख्या एक तरंग फलन के द्वारा की जाती है। कण की व्याख्या एक तरंग फलन के द्वारा
की जाती है। क्वांटम यांत्रिकी में कण की व्याख्या एक तरंग फलन के द्वारा की जाती है। कण की व्याख्या एक तरंग फलन के द्वारा की जाती है। इस तरंग फलन को साई आरटी से व्यक्त करते हैं। इस तरंग फलन को साई आरटी से व्यक्त करते हैं। इस तरंग फलन को साई आरटी से व्यक्त करते हैं। इस तरंग फलन को साई आरटी से व्यक्त करते हैं। इस साई आरटी को अवस्था फलन भी कहते हैं। इस साई आरटी को अवस्था फलन भी कहते हैं। इस साई आरटी को अवस्था फलन भी कहते हैं। सन 1926 में श्रोडिंगर ने साई का मान ज्ञात करने के लिए सन 1926 में श्रोडिंगर ने साई का मान ज्ञात करने के लिए सन 1926 में श्रोडिंगर ने साई का मान ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। एक समीकरण दिया जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। अब सबसे पहले तो मैंने बताया कि जो श्रोडिंगर समीकरण अभी अपन निकालते हैं, पर उससे पहले निकालने के लिए क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट और क्वांटम भौतिकी में एक टर्म आती है आपके पास E इक्वल टू एच कट ओमेगा और P इक्वल टू एच कट के। तो पहले तो अपन इसको प्रूव कर लेते हैं। जो दो टर्म आती है आपके पास, जैसे मैं बात करता हूँ क्या, यदि मैं कोणीय वेग की परिभाषा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, कोणीय, एक बार आप कॉपी पेन सब साइड में रखना, सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। कोणीय वेग की मैं परिभाषा लिखता हूँ। कोणीय वेग की परिभाषा से, कोणीय वेग की परिभाषा से क्या होता है अपने पास, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है। कोणीय वेग है, यानी ये तो क्या अपने पास एंगुलर वैल्यूज की है, ये क्या अपने पास एक तरह से फ्रीक्वेंसी है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा आपके पास, जब ऊर्जा का आप संबंध जानते हो, ऊर्जा का संबंध क्या होता है फोटोन के लिए, तो ऊर्जा का संबंध होता है क्या, E इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एच न्यू होता है। क्लियर, क्या होता है आपके पास, E इज इक्वल टू एच न्यू। यदि मैं यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालू तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, E बाय एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, E बाय एच। इस E बाय एच को मैं कहाँ रखता हूँ, समीकरण 1 में रखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, E बाय एच हो जाएगा। क्लियर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 पाई को एच के नीचे ले जा सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू E अपॉन में क्या हो जाएगा, H अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H अपॉन में 2 पाई। और क्वांटम मैकेनिक्स में आप जानते हो कि H अपॉन में 2 पाई किसको व्यक्त करता है, H कट को व्यक्त करता है। मैंने पहले भी बता चुका हूं यूनिट चार्ज में कि जो H कट है वो किसको व्यक्त करता है, H अपॉन में 2 पाई को व्यक्त करता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक तरह से ओमेगा इज इक्वल टू E बाय क्या बन जाएगा, H कट। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि E इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपके पास, H कट ओमेगा आना चाहिए। क्लियर। तो एक तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है कि E इज इक्वल टू क्या आता है आपका, H कट ओमेगा आता है। क्या आता है, E इज इक्वल टू H कट ओमेगा। कई बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो E की वैल्यू होती है वो H कट के फॉर्म में क्या होती है, तो वो होती है आपके पास E इज इक्वल टू H कट ओमेगा। क्लियर। H कट एक कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है आपके पास, कोणीय वेग है। या फिर डायरेक्ट थ्योरेटिकल में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई क्या, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है क्या, चलो कोई बात नहीं, वापस सही हो गया। सबके कमेंट करके बता दो जो क्लियर है, और जल्दी से कमेंट करके बता दो क्लियर है क्या। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, E इज इक्वल टू क्या आ गया, H कट ओमेगा। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऊर्जा को आप कोणीय वेग के टर्म में या H कट के टर्म में कैसे लिख सकते हो, तो ऊर्जा को हमेशा E इज इक्वल टू H कट ओमेगा के टर्म में आप लिख सकते हो। दूसरा आता है आपके पास क्या, मुझे निकालना है क्या, ये तो क्या निकाला, E इज इक्वल टू H कट ओमेगा। अब मुझे निकालना है यहाँ पे एक और रिलेशन, ये तो निकला एनर्जी का। अब मुझे निकालना है संवेग का, जो किसके इक्वल होता है, H कट K के इक्वल होता है। और K इज इक्वल टू क्या होता है, K अपना होता है एक तरह से संचरण नियतांक होता है। तो उसको अपन कैसे निकाल सकते हो, कोई बता सकता है क्या, संचरण नियतांक को अपन कैसे निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है क्या। आप जानते हो कि संचरण नियतांक क्या होता है,
k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा। संचरण नियतांक क्या होता है? k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा होता है, यही होता है संचरण नियतांक। अब आप जानते हो कि यहाँ पे जब k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, यानी एक तरह से ये कहलाता है प्रोपिगेशन कांस्टेंट वेव का, ठीक है। तो 2 पाई बाय लैम्बडा, यदि मैं यहाँ पे डी ब्रोगली परिकल्पना काम में लूं, क्या लूं? डी ब्रोगली संबंध से। और डी ब्रोगली संबंध क्या बताता है, जल्दी से बताओ मुझे। डी ब्रोगली संबंध क्या बताता है? लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी। क्या बताता है? लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी बताता है। तो यहाँ पे मैं k इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? k इज इक्वल टू लैम्बडा की जगह मैं h बाय पी लिख सकता हूँ। यहाँ पे दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूँ? k इज इक्वल टू h अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास? देखो k तो ऐसे का ऐसे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? 2 पाई। ये क्या आ जाएगा? 2 पाई ऐसे का ऐसे, लैम्बडा की वैल्यू रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? h बाय पी। जब इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो p तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो p को तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर, और h को क्या लिख सकता हूँ मैं? नीचे। यानी 2 पाई अपॉन में क्या बन जाएगा? h अपॉन में 2 पाई, वापस क्या बन जाएगा आपका? h कट। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? p अपॉन में क्या आ जाएगा? h कट। क्या आ जाएगा? p अपॉन में h कट। और यहाँ पे जो p की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास? h कट के। क्या आ जाएगी आपके पास? p की वैल्यू h कट के। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जो आपको हमेशा याद रखने हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? h कट ओमेगा होता है, और P इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? h कट के होता है। क्लियर? ये ऊर्जा को व्यक्त करता है और ये संवेग को व्यक्त करता है। किस फॉर्म में? एक वेव के नेचर में। यानी किसी को अपन जब ड्यूल नेचर मानते हैं, कण की प्रकृति मानते हैं, वो कणियां भी मानते हैं और तरंगियां भी मानते हैं, तो तरंग का भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट आना चाहिए। तो ये जो टर्म है आपके पास, ओमेगा है, के है, ये सब क्या तरंग की तो प्रॉपर्टी है। तो कोई भी वेव की प्रॉपर्टी की टर्म में अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर? तो E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा और P इज इक्वल टू एच कट के आपको यहाँ से प्रूफ करना है। तो इसको नोट कर लीजिए। कई बार ये क्वेश्चन आपके डेट नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार ये दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं। नोट कर लीजिए इसे। लिख दो तो एक बार कमेंट कर लेना वापस। ओके। तो ये एक इंपोर्टेंट टर्म थी, E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा और P इज इक्वल टू एच कट के। अब अपन बात करते हैं श्रोडिंगर समीकरण की, कि श्रोडिंगर समीकरण कैसे निकलेगी, किस टर्म से, कौन से फलन से निकलेगी। क्लियर?
तो टॉपिक लगा लीजिए, एक भी श्रोडिंगर समीकरण लीजिए आपने लगाया है, उसके अंदर ही चाहे लगा लीजिए। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण। क्या निकाल लेंगे, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ 1D, श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ 1D। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक विमीय श्रोडिंगर इक्वेशन की, कि एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अपन जानते हैं कि जो भी अपना तरंग फलन है, तो श्रोडिंगर ने अपने पास क्या कितने तरंग फलन माने, 3 तरंग फलन माने। कौन कौन से, जो मैंने अभी लिखकर बताया आप तीनों को, कि जो भी कोई भी वेव नेचर रखता है तो उसके तरंग फलन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अपन 3 तरंग फलन की बात करेंगे। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, एक साइन RT है, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन KX माइनस ओमेगा टी, ठीक है। एक होगा आपके पास साइन RT प्रोपोर्शनल किसके, cos KX माइनस ओमेगा टी। एक होगा आपके पास साइन RT प्रोपोर्शनल e की पावर आयोटा KX माइनस ओमेगा टी। ये KX माइनस ओमेगा टी e की पावर में, क्लियर। तो ये आपके पास 3 तरंग फलन है। क्या है आपके पास, 3 तरंग फलन है। अब श्रोडिंगर कैसे डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन सा फलन सही है और कौन सा गलत है, क्योंकि वेव के लिए तो ये तीनों फलन अपन काम में लेते हैं। तो अपन कैसे कहे कि इसमें ये वाला फंक्शन सही होगा, ये वाला फलन सही होगा या ये वाला फलन सही होगा। तो बताओ यहाँ से कैसे अपन डिसाइड करें कि यहाँ पे कौन सा फलन सही होगा। तो श्रोडिंगर ने एक टेक्निक काम में ली, वो टेक्निक से ही श्रोडिंगर समीकरण को व्युत्पन्न किया गया। वो टेक्निक क्या थी, वो टेक्निक ये थी कि आप जानते हो कि कोई भी एक विमीय कण की गति की समीकरण होती है। आप जानते हो कि एक विमीय कण की गति की समीकरण, कण की गति की समीकरण में लिख रहा हूं यहाँ पे कि डेल साई अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा डेल 2 साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। बताओ ये इक्वेशन सभी ने पढ़ी है क्या? यदि ये इक्वेशन नहीं पढ़ी तो आपने ये पढ़ी होगी, डेल साई अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी डेल 2 साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर। बताओ या तो ये इक्वेशन पढ़ी होगी या ये इक्वेशन पढ़ी होगी सी स्क्वायर की टर्म में, ठीक है। तो बताओ कोई ना कोई इक्वेशन पढ़ी होगी। यदि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है तो ये इक्वेशन आपके काम में आई होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि कोई भी कण की ये क्या आपके पास ये जो टर्म बताती है, ये क्या बताती है, कांस्टेंट बताती है। क्या बताती है अपने पास, एक तरह से कांस्टेंट बताती है, कोई नियतांक बताती है। तो यहाँ पे मैं ये गामा है वो क्या है, यहाँ पे जहां पर गामा क्या है आपका एक नियतांक है, जहां पर गामा क्या है आपका एक नियतांक है। तो मैं ये समीकरण पहले काम में लूंगा, जो ये वाली समीकरण है कण की गति की समीकरण होती है, वो गति की समीकरण में यहाँ पे काम में लूंगा। और गति की समीकरण काम में लेते हुए यहाँ पे क्या निकालूंगा, मैं पहले चेक करूंगा कि गामा की वैल्यू कांस्टेंट कौन से फलन से आती है। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि आपके पास 3 तरंग फलन है, तीनों हो सकते हैं। ये कौन से है, ज्या है, कोज्या है और क्षरघातांकी। तीनों तरंग फलन कौन से है, ये तो हो जाएगा आपका ज्या या साइन, ये हो जाएगा आपका कोज्या फलन, और ये हो जाएगा आपका कौन सा, क्षरघातांकी फलन। कौन सा हो जाएगा, क्षरघातांकी फलन, यानी कोई भी एक की पावर में। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो इक्वेशन निकालनी है अपन को वो किस तरीके से निकाले। तो यहाँ पे एक टेक्निक काम में ली श्रोडिंगर ने कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, यानी जिस गामा की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट आएगी, वो फलन यहाँ पे अपना कौन सा होगा, सही होगा। उस फलन की सहायता से अपन क्या निकालेंगे, श्रोडिंगर समीकरण निकालेंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया ये वाला क्वेश्चन कि आपको साई RT साइन की फॉर्म में दे देगा, कॉस की फॉर्म में दे देगा, और पूछ लेगा कि इससे श्रोडिंगर समीकरण की व्याख्या क्यों नहीं की जा सकती, उसका रीजन बताइए। तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, वो रीजन अपन यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो देखिए इसमें अपन को क्या लिया, सबसे पहले अपन ने 3 तरंग फलन ले लिए। क्या लिए, साई RT है साइन KX माइनस ओमेगा टी, साई RT है वो cos KX माइनस ओमेगा टी का प्रोपोर्शनल होगा, और साई RT है वो e की पावर आयोटा KX माइनस ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल होगा। अब यदि मैं कहता हूं कि यहाँ पे कण की गति की समीकरण यदि ये नहीं देखी तो आपने सी स्क्वायर वाली टर्म में देखी है, सेकंड ईयर में यदि मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी है तो वहां भी आपने ये वाली इक्वेशन देखी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां पर गामा नियतांक है, तो अब मैं यहाँ पे एक एक तरंग फलन काम में लेता हूँ। क्या करता हूँ, एक एक तरंग फलन काम में लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि कौन सा तरंग फलन से गामा की वैल्यू कांस्टेंट आती है, कौन से तरंग फलन से गामा की वैल्यू कांस्टेंट आती है। तो सबसे पहले तो अपन वो चेक करते हैं। तो मैं एक एक लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या माना तरंग फलन साई है वो क्या आपके पास प्रोपोर्शनल हटाएगा तो क्या आएगा, कोई एम्पलीट्यूड आएगा ए साइन KX माइनस का ओमेगा टी आ जाएगा, क्लियर। इसको मैं नंबर दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब पहले तो मैं एक एक फलन को चेक करता हूँ कि कौन सा गामा की वैल्यू कांस्टेंट में देगा और कौन सा नहीं देगा। जो गामा की वैल्यू कांस्टेंट देगा वो अपना फंक्शन इसमें से सही होगा, बाकी 2 फंक्शन अपने पास क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, क्लियर। तो देखो यदि मैं साई इक्वल टू ए साइन KX माइनस ओमेगा टी है, इसको यदि मैं चेक करता हूँ
तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले ये आपका क्या हो गया, कोई गति का समीकरण है, इस समीकरण को निकाल के यहाँ से गामा की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं इसको समीकरण नंबर ए। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि जो साई है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, डेल साई अपॉन में डेल टी। क्या निकालूंगा, डेल साई अपॉन में डेल टी। डेल साई अपॉन में डेल टी क्या आ जाएगा आपके पास, इसका डिफरेंशिएट होगा, इसका डिफरेंशिएट होगा किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए, और टी के रेस्पेक्ट में देखो ए क्या हो जाएगा, कॉस के एक्स माइनस का ओमेगा टी। ये तो इसका क्या हो जाएगा, साइन का अवकलन हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, टी के रेस्पेक्ट में। तो इसमें क्या टी वाली टर्म है उसके साथ का भी अवकलन होगा। जब इसका अवकलन होगा तो ये माइनस ओमेगा क्या आ जाएगा, अवकलन में बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा। क्लियर। तो ये तो आपका क्या है, डेल साई अपॉन में डेल टी। तो ये तो आपका आ गया ए माइनस ओमेगा कॉस के एक्स माइनस, यानी जो डेल साई अपॉन में डेल टी आया वो तो क्या आया, माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस का ओमेगा टी आ गया। क्लियर। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ कि अपन ने डेल साई अपॉन में डेल टी तो निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा क्या, ये वाली टर्म तो अपनी निकल गई, ये वाली टर्म निकल गई। अब मुझे निकालना है ये वाली टर्म, यानी डेल टू साई अपॉन में क्या निकालना है, डेल एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखूंगा, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर कर दो, साई की वैल्यू रख दो। तो साई की वैल्यू क्या आपके पास, ए साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी। यही है आपके पास। यदि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक बार यदि मैं अवकलन करता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो a साइन का हो जाएगा cos के एक्स माइनस का ओमेगा टी। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, x के रेस्पेक्ट में, यानी k क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाहर आ जाएगा। क्लियर। अब cos का वापस क्या करोगे, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशिएट होगी क्या दे देगा a, और क्या हो जाएगा आपके पास k स्क्वायर बन जाएगा, वापस के बाहर निकलेगा, और cos का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी। क्लियर। बताओ ये क्लियर है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर की। जब ये दोनों वैल्यू आ गई आपके पास तो इस वैल्यू को कहां रखो, समीकरण ए में रखो। अब यहाँ से चेक करो कि क्या गामा की वैल्यू कांस्टेंट आती है क्या यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जी समीकरण ए में मैं दोनों की वैल्यू रखता हूँ, समीकरण ए से मैं क्या करूंगा, दोनों की वैल्यू रखूंगा। तो देखो डेल साई अपॉन में डेल टी क्या आ गया आपके पास, माइनस का ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस का ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये गामा हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। और डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का ए के स्क्वायर और साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी। क्लियर। अब देखो जो जो टर्म कट रही है वो तो यहाँ से हटा दो और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ओमेगा से देखो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू आ जाएगा, गामा इधर है तो ये हो जाएगा अपने पास ओमेगा cos के एक्स माइनस का ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी। तो ये आपकी क्या आ रही है, गामा की वैल्यू आ रही है। अब मुझे बताइए कि क्या ये गामा की वैल्यू कांस्टेंट है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि ये गामा की वैल्यू कांस्टेंट है। यदि कांस्टेंट है तो कैसे है, कांस्टेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों रीजन बताइए। दोनों रीजन मुझे बताइए कि यदि कांस्टेंट है तो कैसे है, कांस्टेंट नहीं है तो क्यों नहीं है। क्यों नहीं है जिसने भी बताया नो, बट इसका रीजन भी बताइए कि ये कांस्टेंट क्यों नहीं है। एक्स डिपेंडेंट, तो सबने बोला है एक्स डिपेंडेंट। बाकी देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, कोई भी वेव होती है, कोई भी वेव होती है, यानी कोई भी वेव इस तरीके से आती है आपके पास, कोई भी वेव की इक्वेशन क्या आती है, इस तरीके से आती है, कोई भी वेव इस तरीके से बनती है। वो टाइम के साथ क्या करती है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज करती है, उसकी पोजीशन चेंज करती है। यानी यहाँ पे आपका क्या आ गया कि गामा की वैल्यू है वो एक्स और टी दोनों पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। क्या करेगी, दोनों पर डिपेंड करेगी। तो अपन कह सकते हैं कि ये गामा की एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। क्यों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि गामा का मान है, गामा का मान एक्स व टी पर निर्भर करता है, एक्स व टी पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अतः यह एक नियतांक नहीं हो सकता, अतः अतः यह एक नियतांक नहीं हो सकता, अतः यह एक नियतांक नहीं हो सकता, नियतांक नहीं हो सकता। जब ये नियतांक नहीं हो सकता तो मैं कह सकता हूं कि यह एक उचित फलन नहीं है, यह श्रोडिंगर समीकरण के लिए अपना एक उचित फलन नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि श्रोडिंगर समीकरण के लिए, श्रोडिंगर समीकरण के लिए यह एक उचित फलन नहीं है, यह एक उचित फलन नहीं है।
उचित फलन नहीं है। क्लियर? तो यहाँ से आपको पता लग गया कि जो आपका ये वाला फलन था, ये तो यहाँ से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर? अब मुझे बताओ कि यदि ये वाला, जब ज्या वाला फलन है उससे अपनी वैल्यू कांस्टेंट नहीं आई, तो क्या आप इसकी वैल्यू निकालोगे साई आर टी? यदि ये वाला फंक्शन मानोगे कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्या इसकी वैल्यू गामा कांस्टेंट देगा क्या? यदि आपके पास साइन की टर्म थीटा वहां पे कांस्टेंट नहीं आई गामा की वैल्यू, क्या आप मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू आप ये सेम प्रोसेस से निकालोगे ये गामा की वैल्यू, तो क्या इस फलन में आपका कांस्टेंट देगा क्या कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी में? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो आपका फलन है कॉस की एक्स माइनस ओमेगा टी, नहीं देगा, क्योंकि जानते हो कि वापस क्या होगा, एक बार यदि टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का क्या बन जाएगा, माइनस साइन बन जाएगा, और यहाँ पे टी का ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो वो क्या बनेगा, एक तरह से ये वाला ब्रैकेट आएगा ही आएगा, दो बार इसका अवकलन करोगे तो भी ये ब्रैकेट आएगा ही आएगा, यानी जो गामा आएगा कुछ इस टर्म में आएगा, बट ये कॉस साइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएंगे, बस डिफरेंस यही आएगा आपके पास। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि न तो आपको इस जो गामा का मान है, गामा के मान में न तो आपका जिया वाला फलन उचित है और न कोजिया वाला फलन उचित है। क्लियर? तो अब अपने पास बचा केवल एक फलन e की पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी। अब क्या ये सही देता है या नहीं देता, ये अपन अभी इसको निकालेंगे जब अपन को पता लग जाएगा कि ये गामा की वैल्यू कांस्टेंट देता है या नहीं देता। क्लियर? तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। गामा का नाम कुछ नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट मान है ना अपन। जैसे अपने पास कोई भी गति की समीकरण होती है, रिलेटिविटी में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ी है, तो वो इक्वेशन किस टाइप की होती है आपके पास, डेल साई अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर, इस टाइप की आपने इक्वेशन पढ़ी है कण की गति की व्याख्या के लिए। तो वही इक्वेशन है यहाँ पे, जो कांस्टेंट था ये क्या था, यहाँ पे वन अपॉन सी सी स्क्वायर क्या होता था, कांस्टेंट होता था। तो यहीं पे अपन ने गामा भी क्या माना है, एक तरह से कांस्टेंट माना है। तो इसका कोई अलग से नाम नहीं है कि इसका प्रॉपर अपन नाम दे सके, ये तो केवल ये बता रहा है कि इसमें गामा की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास, कांस्टेंट आनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट इसमें लाइव में जुड़े हुए हैं, अब आगे से ध्यान रखना कि आपको डेली लाइव क्लास में आना है, क्योंकि ये लाइव क्लास में यदि समझोगे यूनिट नंबर सेकंड तो ही आपके लिए बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि आप रिकॉर्डिंग से समझने जाओगे तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी रिकॉर्डिंग में, तो इससे बेटर है लाइव में समझो, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो साथ साथ में पूछ भी लो। लिख दिया हो तो हटाओ।
आज से कंटिन्यू, बिल्कुल आज से कंटिन्यू होना है। पहले किसने मना बोला था कंटिन्यू होने के लिए? लिख दिया? लिख दिया हो तो बढ़े आगे। जल्दी से कमेंट करके बताए लिख जाओ तो आगे बढ़े। लिख दिया? चलो बढ़ते आगे। अब देखो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि ये तीन फंक्शन लिए थे अपन ने, क्या लिए थे? ये तीन फंक्शन लिए थे। दो तो यहाँ से क्या हो गए अपने पास रॉन्ग हो गए। क्यों रॉन्ग हो गए? क्योंकि यहाँ पे गामा की वैल्यू ये कांस्टेंट को व्यक्त नहीं कर रहा। अब आपके पास बचा कौन सा? तीसरा फलन। अब देखते हैं कि श्रोडिंगर समीकरण के लिए क्या ये तीसरा फलन उचित है या नहीं है। तो यहाँ पे दो लाइन तो एक तो अपन ने लिख दिया कि श्रोडिंगर समीकरण के लिए यह फलन उचित नहीं है, और एक लाइन आप लिख सकते हो कि श्रोडिंगर समीकरण के लिए कोज्या का फलन भी उचित नहीं होगा। तो नीचे एक लाइन लिख लेना कि श्रोडिंगर समीकरण के लिए कोज्या का फलन भी उचित नहीं होगा। श्रोडिंगर समीकरण के लिए कोज्या का फलन और ज्या का फलन दोनों उचित नहीं होंगे। तो फिर आपके पास बचा कौन सा फलन? चरघातांकी फलन। अब यदि चरघातांकी फलन कांस्टेंट देता है या नहीं देता उसकी अपन बात करेंगे। यदि वो कांस्टेंट दे देता है तो ठीक है, यदि नहीं देता तो देखते हैं क्या देता है। फिर लिख दिया अपन ने, लिख दी होगी लाइन आपने। अब मैं बात करता हूँ किसकी? थर्ड तरंग फलन की। तो थर्ड तरंग फलन क्या था आपके पास? साइज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस का क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। ये हो जाएगा आपके पास। जब ये वाला तरंग फलन है, अब ये वैल्यू क्या देगा वो बात करते हैं कि साइज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस का क्या आपके पास? ओमेगा टी है। इक्वेशन क्या थी आपके पास? डेल साई अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू गामा डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन थी। ये किसकी इक्वेशन थी आपके पास? कण की एक विमीय गति की इक्वेशन थी। क्लियर? अब ये इक्वेशन से आप क्या निकालो? इसकी गामा की वैल्यू जल्दी से फाइंड आउट करो। यदि मैं निकालता हूँ क्या? डेल साई अपॉन में डेल टी, क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ। डेल साई अपॉन में डेल टी। जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो ये ई की पावर का तो अवकलन क्या रहेगा आपके पास? ये का यही है, ये डेरिवेटिव क्या होगा? इसका ई की पावर में होगा, एक्सपोनेंशियल की टर्म में होगा। बट यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में, तो टी के साथ क्या है? माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो ये वाली इक्वेशन तो क्या बन जाएगी आपके पास? डेल साई अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू माइनस का ए ओमेगा ई आयोटा ए एक्स माइनस का ओमेगा टी। एक टर्म अपन और रह गई अपनी, ये आयोटा है। आयोटा भी इसके साथ आएगा। आयोटा क्या है? इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो ये टी का डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे आयोटा भी क्या आएगा? इसके साथ आएगा। क्या आएगा? आयोटा भी इसके साथ आएगा। तो अपनी जो थर्ड टर्म आएगी वो क्या आएगी? ए ओमेगा आयोटा ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी। अब मुझे क्या निकालना है? डेल टू साई स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर निकालना है। ये निकालना है। तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या आपके पास? ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस का क्या है? ओमेगा टी। क्लियर? जब ये के एक्स माइनस का ओमेगा टी है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? इसका आ जाएगा आपके पास डेल अपॉन डेल एक्स, और इसका अवकलन होगा तो ये किसका अवकलन हो रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ तो बार क्या आएगा? आयोटा क्या आ जाएगा? तो ये आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी। क्लियर? एक बार और अवकलन करना अपन को। तो दूसरी बार अवकलन करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ए वापस आयोटा के बाहर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? आयोटा के स्क्वायर ई के एक्स माइनस का क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। क्लियर? जब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? जब ए है और आयोटा स्क्वायर का माइनस हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, और ई आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर की आ गई वैल्यू। अब ये मैं दोनों वैल्यू किसमें रखूंगा? ये दोनों वैल्यू रखूंगा किसमें? मैं इस वाली इक्वेशन में, जो समीकरण अपन ने ए नाम दिया था। क्लियर? जब इसमें ये वैल्यू रखूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो, डेल साई अपॉन में डेल टी था, तो डेल साई अपॉन में डेल टी की वैल्यू क्या आई? माइनस का ए आयोटा ओमेगा
फिर क्या आ जाएगा, e की पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी, क्लियर, इक्वल टू गामा ऐसे का ऐसे, तो ये क्या रह जाएगा आपका, गामा ऐसे का ऐसे रह जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, तो इसके एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ इसलिए आयोटा के 2 बार आगे आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस का ए माइनस ए के स्क्वायर ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस का क्या हो जाएगा आपका ओमेगा टी, क्लियर। यहाँ से जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, माइनस से माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस हो जाएगा। देखो गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, गामा इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है, कैसे, जो ई की पावर है, ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी और ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, जब ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई तो बचा क्या आपके पास, गामा इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, गामा इक्वल टू आयोटा ओमेगा, क्या बचा आपके पास, आयोटा ओमेगा। अब इसमें देखो अपन ने कुछ मिस्टेक तो नहीं की, आयोटा के 2 बार वो ठीक है, तो गामा इक्वल टू क्या आया, आयोटा ओमेगा, तो आयोटा ओमेगा ऐसे का ऐसे, और अपन में क्या आ जाएगा आपके पास के स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, एक गामा का मान आ गया, ये क्या आ गया आपका, एक गामा का मान आ गया। अब क्या ये कांस्टेंट है क्या, क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि आयोटा ओमेगा के स्क्वायर कोई कांस्टेंट है क्या, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि जो आयोटा ओमेगा के स्क्वायर आया है ये कांस्टेंट है क्या। यदि कांस्टेंट है तो फिर आप, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आयोटा ओमेगा अपॉन में के स्क्वायर, और एच कट स्क्वायर से मैं क्या करूँ, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ, क्यों, क्योंकि आप इसको एनर्जी और मोमेंटम की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। आप जानते हो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एच कट स्क्वायर से गुणा भाग करने पर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उसका, जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, एच कट स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास गामा इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा, तो ये आयोटा ओमेगा। अब देखो यहाँ पे आप जानते हो कि इसमें ई भी जानते हो और पी भी जानते हो, ई क्या होता है आपके पास एच कट ओमेगा, और पी क्या होता है आपके पास एच कट के, तो देखो नीचे तो पी स्क्वायर बन सकता है, तो नीचे तो क्या बन जाएगा आपके पास आयोटा, और ये मैं एच कट ओमेगा एक ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एच कट आ जाएगा, और एच कट ओमेगा, एच कट स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, एच कट ओमेगा अलग ले लिया और एक एच, क्योंकि एच कट ओमेगा क्या बन जाएगा आपका ई बन जाएगा, और जो के स्क्वायर स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा आपका पी बन जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट ई अपॉन में क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, क्या आ जाएगा ई अपॉन में क्या आ जाएगा पी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ई अपॉन में पी स्क्वायर है वो क्या क्या आता है, तो यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आयोटा एच कट ई अपॉन में क्या है पी है, यदि मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ई आप जानते हो ई क्या होता है आपके पास एक एनर्जी होती है, और एनर्जी किसके इक्वल होती है, पी स्क्वायर बाय 2m के, आपने सभी ने पढ़ा है कि जो ई होता है या काइनेटिक एनर्जी होती है या फ्री पार्टिकल के लिए जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, पी स्क्वायर बाय 2m के, तो क्या मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ क्या यहाँ पे, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आयोटा एच कट पी स्क्वायर बाय 2m, और अपॉन में क्या है यहाँ पे भी पी स्क्वायर और यहाँ पे भी पी स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा गामा इज इक्वल टू आयोटा एच कट बाय 2m। अब मुझे बताओ यहाँ से तो आपको पता नहीं लग रहा था कि ये कांस्टेंट है या नहीं है, गामा की वैल्यू आयोटा, क्योंकि ओमेगा क्या था यहाँ पे कोणीय वेग था, के क्या था आपका प्रोपिगेशन कांस्टेंट यानी संचरण नियतांक था, तो यहाँ से आप पता नहीं कर पाए, बट ये सब करने के बाद आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि एच कट क्या आपके पास एक तरह से कांस्टेंट है, एम क्या है कोई भी पार्टिकल का मास है, तो यहाँ पे ये क्या बताता है अपना एक नियतांक को शो करता है, ये क्या करता है अपना एक नियतांक को शो करता है। तो फिर श्रोडिंगर ने क्या कहा, हाँ कि हमारे लिए 2 फलन थे अपने पास, 3 फलन थे, तो 2 फलन तो बिना काम के रह गए, क्योंकि वो एक्स और टी पर क्या बता रहे थे, डिपेंडेंसी बता रहे थे, एक्स और टी पर निर्भरता बता रहे थे, तो श्रोडिंगर को फिर तीसरा फलन अच्छा लगा, तीसरा फलन क्यों अच्छा लगा, हाँ कि ये फलन हमारे लिए ठीक है, ये किसी पर भी निर्भर नहीं है, ये पूरा क्या है इंडिपेंडेंट है और एक कांस्टेंट है, इसको मैं काम में लेके श्रोडिंगर समीकरण निकाल सकता हूं। तो फिर श्रोडिंगर ने क्या किया, इस फलन को काम में लेते हुए उन्होंने श्रोडिंगर समीकरण को दिया, क्लियर, तो ये नोट कर लीजिए, और लास्ट में लिखना भी है कि यह फलन है, ये गामा क्या व्यक्त कर रहा है, कांस्टेंट पूर्णतः नियतांक को व्यक्त करता है, इसलिए यह श्रोडिंगर समीकरण के लिए उचित फलन होगा। लिख लेता हूं मैं यही, लिखना स्टार्ट कीजिए आप, लिख लेता हूं कि यह फलन गामा का मान पूर्णतः नियतांक है, नियतांक है, अतः गामा का मान नियतांक है, अतः श्रोडिंगर समीकरण के लिए, श्रोडिंगर समीकरण के लिए उचित फलन होगा, यह उचित फलन होगा,
कौन सा, चर घातांकी वाला। क्लियर। तो दो फलन अपने कैंसिल आउट किए और एक फलन अपना क्या आ गया यहाँ पे, सही आ गया। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट्स आपको साथ के साथ ही बनाने हैं, जैसे जैसे मैं लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ आप प्रॉपर लिखते जाइए नोट्स में अच्छी तरीके से, क्योंकि साथ के साथ लिखोगे तो समझ में भी आएगा और आपको बाद में भी रिविजन में इजी रहेगा। हो गया, चलो हो गया। तो जो भी स्टूडेंट ये बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ये आप प्रोसेस बंद कर देना। यदि ज्वाइन करना है तो रेगुलर ज्वाइन करो, पूरा कंप्लीट रूप से इस क्लास को देखो। यदि ज्वाइन नहीं करना है तो फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग देखना। तो जो भी आना जाना है उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपका नेट का भी वेस्ट होगा और आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट होगा। इससे बेटर है या तो आप ज्वाइन करो तो पूरा 1 घंटा ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन करो तो आप बिल्कुल ही मत करो। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट ये बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, ये प्रोसेस ना अपनाए। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, गामा इज इक्वल टू आयोटा के एच कट अपॉन में 2m आ गया। अब मैं इसमें ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ, जो अपने तरफ फलन था इसमें ये वैल्यू रख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, डेल साई अपॉन में डेल टी है। क्या है आपके पास, डेल साई अपॉन में डेल टी। तो ये तो लिख दिया मैंने डेल साई अपॉन में डेल टी ऐसे का ऐसे। क्लियर। जो गामा की वैल्यू थी, गामा की वैल्यू क्या आई आपके पास, आयोटा एच कट अपॉन में 2m। ये क्या हो गया, डेल 2 साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आयोटा एच कट से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्यों, बताता हूँ भी। जब मैं यहाँ से दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2m डेल 2 साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। यही बचेगा आपके पास। बताओ, यही बचेगा। अब अपन ने फलन क्या लिया था, ये लिया था। तो इस फलन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो आपका साई एक्स टी है, या एक विमीय के लिए बात कर रहे हैं तो एक विमीय के लिए क्या आएगा, एक्स टी आएगा। ये किसके इक्वल था, ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी। तो जहां पर साई है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स टी भी लिख सकता हूँ। तो आयोटा एच कट डेल अपॉन में डेल टी, साई क्या हो जाएगा आपका एक्स टी इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर क्या देगा, माइनस। तो ये माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और साई क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स टी आ जाएगा। क्लियर। तो ये वाली जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी आपकी, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाएगी। या क्या है आपके पास, एक विमीय
एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण है। क्लियर? तो ये आपकी आ गई क्या, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रोडिंगर समीकरण को एक विमीय के रूप में लिखो। यदि डेढ़ नंबर का क्वेश्चन आता है तो लिखने का आएगा, यदि प्रूफ करने का आता है तो फिर 3 नंबर में आएगा। क्लियर? तो इसको आप लिख लीजिए, ये आपकी क्या आ गई, श्रोडिंगर समीकरण आ गई। इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ देखना, एक मैं फंक्शन और लिखता हूँ, ये आपको क्या क्या व्यक्त करिए। देखो यहाँ पे आयोटा एच का डेल बाय डेल टी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि जो आयोटा एच का डेल बाय डेल टी है किसका ऑपरेटर था। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि जो आयोटा एच का डेल बाय डेल टी है कौन सा ही ऑपरेटर की वैल्यू थी, ई की। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये आपके पास क्या होगा, एक तरह से ये लिख सकता हूँ, यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास, ई साई एक्स टी। क्या हो जाएगा, ई साई एक्स टी। ई क्या है, यहाँ पे एक ऑपरेटर है। फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास। अब मुझे जल्दी से ये बताओ, एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू थी, कौन से ऑपरेटर की वैल्यू थी। यूनिट फर्स्ट में सभी ने पढ़ा है कि ये कौन से ऑपरेटर की वैल्यू थी, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये किसकी वैल्यू थी, थोड़ा फास्ट। किसी का कमेंट आ नहीं रहा, भूल गए क्या जितने, अरे आना तो बोलो, पता है या नहीं, भूल गए कि ये कौन सा ऑपरेटर था। अपन ने एक ऑपरेटर काम में लिया था जिसका नाम था हैमिल्टोनियन। क्या लिया था अपन ने, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिया था। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या बताता है अपने पास, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को बताता है। जब मैं फ्री पार्टिकल के लिए बात करता हूँ तो हैमिल्टोनियन की में क्या आता है आपके पास, एक तरह से यही टर्म आती है आपके पास, पी स्क्वायर बाय 2m आती है, यही आता है आपके पास पी स्क्वायर बाय 2m। और पी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स है। तो जब मैं इसको दो बार लूंगा पी स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर को जब मैं दो बार लूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का एच कट स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर, और अपॉन में जो ये 2m था, ये 2m क्या था, इधर था। तो ये कौन सा ऑपरेटर था अपना, एक तरह से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये वाला ऑपरेटर है वो कौन सा है आपका, एच सही है। कौन सा है, एच सही। तो श्रोडिंगर समीकरण को इजीली याद रखने के लिए ये सिंपल सा तरीका है, कई बार प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछी जाती है श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है। तो यहाँ पे ये सिंपल सा याद रखने का तरीका है आपका, क्या है, सिंपल सा याद रखने का तरीका है कि ये आपके पास एक इक्वेशन होती है, वो एक श्रोडिंगर समीकरण का ही रूप है। देखो यहाँ पे यदि ये समीकरण याद है तो आप बना सकते हो, ई की वैल्यू क्या होती है, आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी। एच की क्या होती है, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ये जब वैल्यू रख दोगे तो वो क्या कहलाएगी, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाएगी। तो वो क्या हो जाएगी आपकी, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से अपन इसकी याद रखने के लिए ये वाला तरीका याद रखो, इससे आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो लिख लिया हो तो आगे बढ़े अपन। कमेंट करके बता, लिख दिया क्या।
क्या हुआ, इतना सा लिखने में टाइम क्यों लग गया, इतना सा लिखने में टाइम क्यों लग गया? मतलब लिखने के लिए भी बोलना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गई कि ये आपकी क्या कहलाती है, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। याद रखने का तरीका, याद कैसे रखनी है, इस साइन इक्वल टू एच साइन। अब एक क्वेश्चन लिखो या ऐसे लिखिए, श्रोडिंगर समीकरण को ऊर्जा व संवेग के रूप में लिखो। लिखिए, श्रोडिंगर समीकरण को ऊर्जा व संवेग के रूप में लिखो। श्रोडिंगर समीकरण को ऊर्जा व संवेग के रूप में लिखो। श्रोडिंगर समीकरण को ऊर्जा व संवेग के रूप में लिखो। अब देखो, जो ऊर्जा और संवेग का रूप है वो यदि लिखने को बोला जाए डायरेक्ट, तब तो आप इससे लिख सकते हो डायरेक्ट कि ऊर्जा और संवेग का रूप है, तो ये ऊर्जा का ये लिखा हुआ ही है। एच को यदि संवेग में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय 2 है, तो वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस तरीके से। अब यदि मैं कहता हूं कि चलो ये एस आई एक्स टी हो गया, ये क्या हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर अपॉन में 2m और क्या हो जाएगा साई एक्स टी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये इसका ऊर्जा और संवेग रूप है, किसका, श्रोडिंगर समीकरण का। बट इसको प्रूफ करना हो तो कैसे करोगे, तो जल्दी से क्वेश्चन बना लीजिए कि श्रोडिंगर समीकरण को ऊर्जा व संवेग के रूप में शो कीजिए या इसको व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ पे इसको प्रूफ कैसे करोगे वो बात करनी है अपन को। प्रूफ कैसे करोगे वो बात करनी है। तो देखो, प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अपने पास जो अभी इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी। देखो, ये यदि लिखने का बोले तब तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इस इक्वेशन से ये डायरेक्ट रूप बना सकते हो, ऊर्जा और संवेग का रूप। अब प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ करते हैं अपन इसको। देखो, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ करने में क्या, जो श्रोडिंगर समीकरण का रूप है कौन सा, ऊर्जा तथा संवेग के रूप में श्रोडिंगर समीकरण, ऊर्जा तथा संवेग के रूप में श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, अब देखो यहाँ पे श्रोडिंगर समीकरण में आएगा क्या, यदि ऊर्जा तथा संवेग के रूप में लिखना है तो अपन ने जो तरंग फलन काम में लिया, कौन सा उचित तरंग फलन है श्रोडिंगर समीकरण के लिए, ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी। ठीक है, आपने श्रोडिंगर समीकरण अभी निकाली, श्रोडिंगर समीकरण कौन सी निकाली, एक भी में श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर समीकरण अभी अपन ने निकाली, क्या निकाली, आयोटा एच कट डेल अपॉन में डेल टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास साई एक्स टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा साई एक्स टी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि साई क्या आ जाएगा आपका एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था आपके पास आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर यानी माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था साई एक्स टी था। क्लियर, यही था आपके पास। अब इससे अपन को क्या करना है, ये वाला प्रूफ करके अपन को जो भी अपन ने इक्वेशन लिखी थी वो लानी है। तो देखो प्रूफ कैसे होगा, यदि मैं यहाँ पे क्या निकालता हूँ आयोटा एच कट, तो ये आयोटा एच कट ऐसे कैसे आ जाएगा आपके पास, डेल अपॉन डेल टी था तो डेल अपॉन डेल टी ऐसे कैसे, साई एक्स टी है तो साई की जगह क्या आ जाएगा ए ई आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी। क्लियर, ये क्या आ जाएगा माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी। अब ध्यान रखना कि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंपटीशन में कंफ्यूज करने के लिए ये वेव फंक्शन क्या आयोटा ई की पावर की टर्म ना देकर साइन कॉस में भी दे देता है, तो वो तो अपना उचित फलन है ही नहीं, देखते ही अपन को क्या करना है, रॉन्ग करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका अवकलन करोगे तो देखो आयोटा एच कट तो ऐसे का ऐसे, तो ये आयोटा एच कट ऐसे का ऐसे, टी के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा तो ये क्या बार आएगा आपके पास माइनस का, जब टी के रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, ये वाली टर्म में फाइंड आउट कर रहा हूँ साइड वाली, जब टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो आयोटा और क्या आ जाएगा बाहर ओमेगा, और ये क्या बचेगा आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी। क्लियर, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m, यहाँ पे मैं यदि इसका एक बार अवकलन करता हूँ तो एक बार अवकलन क्या आएगा x के रेस्पेक्ट में e की पावर आयोटा के e की पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी आ जाएगा। यदि इसका मैं दूसरी बार अवकलन करना हो तो देखो ये तो क्या बन गया आपका माइनस आयोटा स्क्वायर एच कट ओमेगा बन गया, क्या बन गया माइनस आयोटा स्क्वायर एच कट ओमेगा ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी। क्लियर, ये क्या बनेगा आपका माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m, ये क्या बन जाएगा, देखो एक बार और अवकलन होगा तो ये क्या हो जाएगा a आयोटा k का स्क्वायर और e की पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी, ये हो जाएगा आपके पास।
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे पहले से ही माइनस है, माइनस माइनस क्या दे देगा, प्लस टू एच कट ओमेगा ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, और यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो, यहाँ पे क्या है ए आयोटा के है, तो ये भी आयोटा स्क्वायर देगा, तो आयोटा स्क्वायर भी क्या दे देगा आपका -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस एच कट स्क्वायर ए की पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी। क्लियर, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है देखो यहाँ पे, अब जल्दी से मुझे बताओ कि अपन एनर्जी के टर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे इसका क्या निकालना है, ऊर्जा वाली टर्म निकालनी है, तो इसको कैसे करें, बताओ जल्दी से। आप जानते हो, क्या जानते हो कि जो अपने पास एक रिलेशन आया यहाँ पे देखो, एक तो अपने पास क्या आया अल्टा के स्क्वायर है, तो इसको मैं एच कट स्क्वायर और के स्क्वायर भी लिख देता हूँ साथ में, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास देखो, माइनस प्लस की तो कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे आपका अवकलन था तो -12 आ जाएगा, यहाँ माइनस ऐसे कैसे रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास, ये वाली इक्वेशन अपने से लिखी क्या जो भी निकाली थी, सही है, ठीक है। तो इसमें अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये एच कट ओमेगा ये किसके इक्वल होता है, आप जानते हो किसके इक्वल होता है, एच कट ओमेगा के, और एच कट के किसके इक्वल होता है अपने पास, पी के। क्लियर, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो ई एच कट ओमेगा आया है वो क्या हो जाएगा आपका ई बन जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका ई, ये क्या हो जाएगा आपका ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ई की पावर, ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एच कट के है तो ये क्या बन जाएगा आपका पी स्क्वायर, क्या बन जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी। क्लियर, अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये वाली इक्वेशन अपने आ गई जो अपन को प्रूफ करनी थी, यहाँ पे ई है वो क्या है आपके पास एक तरह से, ये तो क्या बन गया वापस आई एक्स टी बन जाएगा, क्योंकि साई एक्स टी इतना क्या था, ये का यही था, तो ये का यही आ रहा है, इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा पी स्क्वायर बाय 2m बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका साई एक्स टी बनेगा। क्लियर, तो अपन को यही प्रूफ करना था कि वो पूछता है कि यदि 1D इक्वेशन में या एक विमीय में श्रोडिंगर समीकरण को ऊर्जा तथा संवेग के रूप में लिखो, ऊर्जा तथा संवेग के रूप में लिखना है, तो तरंग फलन से प्रूफ करना है तो आपको इस तरीके से करना होगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपकी क्या आ जाएगी एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण आ जाएगी किसकी, ऊर्जा और संवेग के रूप में, तो ये आपकी क्या हो जाएगी ऊर्जा हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा संवेग। आप जानते हो कि जो एनर्जी ऑपरेटर होता है वो क्या होता है आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी होता है, और जो पी ऑपरेटर होता है वो क्या होता है माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स होता है। क्लियर, जब ये वाली वैल्यू देता है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जब मैं वैल्यू रखूंगा तो ये आ जाएगा आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई एक्स टी हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे रखो 2m, और पी स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साई एक्स टी ऐसे का ऐसे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आपके पास आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स टी 0। ठीक है, तो ये आपके वापस वो इक्वेशन आ गई जो मैंने यहाँ से जो स्टार्ट की थी, तो ये इक्वेशन देखो यहाँ से यहीं से स्टार्ट किया था, यहाँ से मैंने ऊर्जा और संवेग का रूप निकाला और इसी से वापस ये बना दिया। अब यहाँ पे आप चाहे कोई से भी श्रोडिंगर इक्वेशन पूछे आप निकाल सकते हो, चाहे वो ऊर्जा संवेग की पूछे या ये वाली पूछे, तो ये क्या अपना एक ऊर्जा संवेग का रूप है, श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, क्लियर है सभी को, लिख लीजिए इसे। नोट कर लीजिए इसे, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि श्रोडिंगर समीकरण को ऊर्जा तथा संवेग के रूप में लिखो, यदि डेड नंबर में पूछा जाता है तब तो आप डायरेक्ट याद रखो, यदि डेड नंबर में नहीं पूछा तो आप इसको में याद रखो। ठीक है, यदि आप ऑपरेटर लिखते हो तो यहाँ पे क्या लगा लेना, ऑपरेटर भी लगा लेना, इसको आप ये जो ऑपरेटर लगाएंगे
आज अपन टोटल श्रोडिंगर समीकरण में जितना भी कंसेप्ट है वो सभी पढ़ेंगे। श्रोडिंगर समीकरण कैसे याद रखनी है, कैसे उसको प्रूफ करनी है, कौन से तरंग फलक के लिए श्रोडिंगर समीकरण प्रूफ होती है, किस की सहायता से प्रूफ होती है, और इसको अपन अभी 1D में लिखा है, अब अपन इसको 3D में भी लिखेंगे। मतलब श्रोडिंगर समीकरण, ये मुझे बताओ कि श्रोडिंगर समीकरण टाइम डिपेंडेंट है या टाइम इंडिपेंडेंट है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि जो ये श्रोडिंगर समीकरण आई है वो टाइम डिपेंडेंट है या टाइम इंडिपेंडेंट है। श्रोडिंगर समीकरण भी दो टाइप की होती है, एक तो टाइम डिपेंडेंट होती है, एक टाइम इंडिपेंडेंट होती है। जल्दी से कमेंट करके बताओ ये कौन सी है। डिपेंडेंट है, बिल्कुल डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें जो तरंग फलन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये तरंग फलन है, ये भी एक्स और टी पर निर्भर कर रहा है, ये भी एक्स और टी पर निर्भर कर रहा है, यानी समय पर निर्भरता को व्यक्त करता है, इसलिए ये टाइम डिपेंडेंट है। कल अपन एक टाइम इंडिपेंडेंट भी पढ़ेंगे, उसमें साई और एक्स और टी यानी उसकी पोजीशन और टाइम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, जो अपन इंडिपेंडेंट के रूप में प्रूफ करेंगे। लिख दिया? ओके, अब अपन बात करते हैं श्रोडिंगर समीकरण 3D फॉर्म। कौन सी फॉर्म में? 3D फॉर्म में। जो अपन ने 1D इक्वेशन निकाली इसी को 3D फॉर्म में डायरेक्ट लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे वो देखना है। तो यहाँ पे टॉपिक लगा लीजिए त्रिविमीय में, त्रिविमीय में श्रोडिंगर समीकरण। यानी श्रोडिंगर इक्वेशन 1 3D। अब 3D में कैसे लिखते हैं वो बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने जो तीनों फॉर्म निकाली है श्रोडिंगर समीकरण की, सबसे पहले बिना पेज पलटे बिना देखे वो तीनों इक्वेशन आपकी कॉपी में नोट कीजिए। बिना देखे वो इक्वेशन आपकी कॉपी में नोट कीजिए, तीनों इक्वेशन श्रोडिंगर समीकरण की। तो श्रोडिंगर समीकरण की इक्वेशन क्या थी? एच साई, यही था आपके पास एक्स साई। अब 3D के लिए मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, आर टी इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे ई ले लो, ई साई इज इक्वल टू एच साई आर टी। एक इक्वेशन अपन ने ये निकाली थी। दूसरी फॉर्म क्या निकाली अपन ने, आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई आर टी इज इक्वल टू क्या निकाला अपन ने कि यहाँ पे क्या था, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m। क्या था आपके पास, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m, डेल स्क्वायर अपन में डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आया था, साई एक्स टी आया था। क्लियर? ये आया था आपके पास। और एक इक्वेशन क्या आई थी आपके पास, ऊर्जा और संवेग की फॉर्म में आई थी कि जो E है तो E साई आर टी इज इक्वल टू क्या आया था, पी स्क्वायर बाय 2m साई आर टी। ठीक है, इस टाइप से आया था। ये तीनों इक्वेशन आपको याद हो जानी चाहिए अब तक कि ये तीनों इक्वेशन आपके हर जगह पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे जैसे डेरिवेशन अपन आगे बढ़ेंगे तो ये तीनों इक्वेशन अपने काम आने वाली है। ठीक है, तो एक एक इक्वेशन से अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो अपन ने क्या देखा कि ये वाली इक्वेशन अपन ने देखी जो भी अपन ने निकाली है। अब इसको यदि ये आपकी क्या थी, एक 1D इक्वेशन थी, ये तो आपकी क्या थी, एक 1D इक्वेशन थी, इसी को मैं क्या करता हूँ 3D में बनाता हूँ। क्लियर? तो 3D में बनाने के लिए क्या करूँ, देखो आयोटा एच कट, अब यहाँ पे मैंने फलन मान लेता हूँ कि फलन है वो एक्स वाई जेड और टी पर निर्भर करता है। पहले क्या था, ओनली एक्स और टी पर ही निर्भर कर रहा था। अब क्या हो जाएगा, वो किस पर निर्भर करेगा, 3D की फॉर्म में, यानी आर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी, यानी ये एक्स वाई जेड पर भी निर्भर कर रहा है, साथ में समय पर भी निर्भर कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी और साई आर टी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m। अब यहाँ पे क्या था, जब 3D फॉर्म में बात कर रहे हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर था। अब वहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, जब 3D की बात करोगे तो डेल स्क्वायर ऊपर में डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई आर टी आ जाएगा। क्लियर? यदि मैं बात करता हूँ कि ये क्या होता है आपके पास, तो ये जानते हो सभी कि ये आपका कौन सा ऑपरेटर है, एक तरह से लाप्लासियन ऑपरेटर है। क्या है आपके पास? लाप्लासियन संकारक है। क्या होता है? लाप्लासियन संकारक है, तो जिसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, आयोटा डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। जब इसका स्क्वायर निकालते हो तो ये क्या आ जाता है आपके पास, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पे ये टर्म बन जाएगी आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई आर टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्या आपके पास डेल, तो ये बन जाएगा आपका डेल स्क्वायर साई आर टी। ठीक है, एक तो ये टर्म आ जाएगी। अब ये तो कब है, जब आपके पास वहां पे एक फ्री पार्टिकल के लिए बात करते हैं, तो ये आपकी श्रोडिंगर समीकरण आ जाएगी किसमें, 3D की फॉर्म में। किसमें आ जाएगी, 3D की फॉर्म में। अब यदि मैं 3D की फॉर्म में, यदि श्रोडिंगर समीकरण, ये तो फ्री पार्टिकल में क्या है, जब स्थितिज ऊर्जा 0 है। यदि स्थितिज ऊर्जा की टर्म में लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, मुझे जल्दी से बताओ कि स्थितिज ऊर्जा की टर्म में लिखनी है तो देखो E इक्वल टू क्या होता है आपके पास, 1/2 mv स्क्वायर प्लस का ये v क्या है यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा है, तो ये गतिज ऊर्जा प्लस ये स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होती है, टोटल एनर्जी। यदि मैं इसको m से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा, 2m प्लस का क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, p स्क्वायर बाय 2m प्लस का v बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक तरह से E, और इसी को अपन ने नाम क्या दिया था, हैमिल्टोनियन। इसी को मैंने क्या नाम दिया था यहाँ पे, हैमिल्टोनियन। तो इसको यदि 3D फॉर्म में लिखनी हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई आर टी। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई आर टी आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m है। क्या है आपके पास, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m है। तो इसको या तो पी स्क्वायर 2m में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, बोलो कन्वर्ट कर सकते हो। यदि पी स्क्वायर 2m में भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप जानते हो क्योंकि पी की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा एच कट डेल स्क्वायर, यानी माइनस का एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आता है आपके पास, 2m आता है। यदि p क्या होता है, माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, और 3D के लिए बात करोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल बाय डेल बाय डेल जेड। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, साई आर टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m, ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर प्लस का यहाँ पे पोटेंशियल भी मैंने साथ में ले लिया, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक तरह से जब पोटेंशियल साथ में ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, साई आर टी। क्लियर? तो इस तरीके से ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, एक तरह से 3D फॉर्म आ जाएगी। कौन सी फॉर्म आ जाएगी, 3D। ये कौन सी फॉर्म है आपकी, एक तरह से 3D फॉर्म है। तो आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई आर टी माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन प्लस का क्या हो जाएगा, वी साई। और यदि आप इसको अलग अलग करना चाहो तो ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हो। कैसे, आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई आर टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस का वी साई आर टी। ठीक है, ये भी आपकी क्या एक तरह से 3D इक्वेशन है। तो ये क्या आपकी श्रोडिंगर समीकरण 3D फॉर्म में। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। तो ये क्या हो गई आपकी एक तरह से 3D फॉर्म हो गई।
लिख दिया क्या? तो बस आज की क्लास में तो अपन इतना ही करने वाले हैं। इसके बाद अपन एक साथ सारे इक्वेशन जो अपन ने निकाले हैं वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आपको भी याद रखनी है वो सारे इक्वेशन, 1D फॉर्म में हो चाहे 3D फॉर्म में हो। कमेंट करके बताओ लिख दिया क्या? लिख ही दिया होगा अभी तक तो। तो ये जो भी अपन ने जो भी श्रोडिंगर समीकरण निकाली है वो कैसी है? सभी टाइम डिपेंडेंट है, यानी काल आश्रित है। हिंदी में कहे तो काल आश्रित, बाकी इंग्लिश में याद रखो टाइम डिपेंडेंट। तो कौन कौन सी इक्वेशन निकाली सभी लिख लेते हैं एक बार। एक तो निकाली अपन ने ई साई इज इक्वल टू एच साई, क्लियर। एक निकाली अपन ने आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पे निकाला पी स्क्वायर बाय 2m या फिर पी स्क्वायर बाय 2m साई क्या एक्स टी। यदि पोटेंशियल एनर्जी साथ में लेते हो तो क्या आ जाएगा v साई एक्स टी, ठीक है, ये भी आ जाएगा। यदि फ्री पार्टिकल के लिए लेते हो तो v यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो केवल ये टर्म बचेगी, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ e, क्या लिख सकता हूँ e साई एक्स टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, ये ऊर्जा समीक रूप है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साई एक्स टी प्लस का v एक्स टी, क्लियर। ये तो सब किस में है? 1D फॉर्म में। इसमें सभी 1D फॉर्म में। यदि इन्हीं इक्वेशन को मैं 3D फॉर्म में लिखता हूं तो ये क्या आ जाएगा? 3D फॉर्म में ये आ जाएगा आपके पास, देखो ई साई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें भी एच साई आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टाइम, क्लियर। सेकंड क्या है आपके पास, यदि 3D की बात करते हैं तो आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई क्या हो जाएगा आर टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर बाय 2m, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m साई एक्स टी सॉरी आर टी प्लस का v साई आर टी। यदि मैं p की जगह में वैल्यू रखता हूं तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई आर टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस का v साई आर टी, क्लियर। तो ये सब क्या आपके पास एक तरह से सभी श्रोडिंगर फॉर्म है, श्रोडिंगर समीकरण के सभी रूप है, चाहे वो ऊर्जा संवेग के पूछे, इस टर्म में पूछे या इस टर्म में पूछे, तो इस तरीके से आप श्रोडिंगर समीकरण रख सकते हो। और इसके आगे एक नोट लगा लेना कि यदि मुक्त कण की बात करता है, फ्री पार्टिकल की बात करता है, मुक्त कण के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, क्या हो जाएगी आपकी 0, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यदि वो कहता है कि मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण लगो तो वहां पर आपको v वाली टर्म काम में नहीं लेनी है। और जो हैमिल्टोनियन होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस की पोटेंशियल एनर्जी दोनों के इक्वल होता है। तो यहाँ पे यदि फ्री पार्टिकल की बात करता है तो वहां पे v क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपकी थी आज की श्रोडिंगर समीकरण। और ये जितनी भी श्रोडिंगर समीकरण है कैसी है, टाइम डिपेंडेंट है। कैसी है, टाइम डिपेंडेंट है, काल आश्रित है। क्या है आपके पास, काल आश्रित है। जो भी अपन ने आज सभी की व्याख्या की है वो क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। क्या है आपके पास, टाइम डिपेंडेंट है, और सभी क्या है, काल आश्रित है। तो ये अपन ने सभी की व्याख्या की आज श्रोडिंगर समीकरण की। कल अपन एक क्लास होगी उसमें आप श्रोडिंगर समीकरण टाइम इंडिपेंडेंट, एक तो वो निकालेंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है, और तरंग फलन की जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी अपन
पढ़ने वाले कल वाली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन कल वापस। और कल जब आप आओ सभी श्रोडिंगर समीकरण आपको याद हो जाने चाहिए। आज जो भी आपने पढ़ाया है, जो भी आपने डेरिवेशन में लिखा है, सबकी प्रैक्टिस करके एक बार जरूर आना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के क्वांटम पॉसिबल नहीं है। और कुछ पूछना है तो बताइए, यदि कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में तो करके बताइए मुझे। कल की क्लास का टाइम वही इवनिंग में 7 बजे रहेगा। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही।